जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि हाउ कैन वी राइट एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल एनवायरनमेंट। इस सिलसिले में हमने देखा कि एंड्रॉयड एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम एप्लीकेशंस राइट कर सकते हैं। देन वी मूव्ड ऑन टू राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर ब्लैकबेरी, और दोनों में हमने वही कन्वेंशनल सिस्टम यूज़ किया, दैट इज़ कि जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट विद राइटिंग अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, because that introduces us to the basic structure of the program on the one hand, and also shows the capability of displaying something on the screen. So when you see something on the screen, it says that it's running something. वरना otherwise तो आप कोई भी प्रोग्राम अगर मेन सिंपल लिख के और एम्प्टी मेन लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, लेकिन it wouldn't be showing anything on the screen, and then you wouldn't be knowing कि whether the program is सक्सेसफुली रनिंग और नॉट। इसलिए हम एक हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं टू शो द कैपेबिलिटीज दैट ओके दिस इज हाउ यू राइट अ प्रोग्राम, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम एंड अ सिंपल स्ट्रिंग टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू एक्चुअली शो दैट इट इज प्रोड्यूसिंग सम आउटपुट। अगर हम इसको अपनी अर्ली लर्निंग के साथ एसोसिएट करें तो जब हम सी या सी प्लस प्लस को लर्न करना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट विद writing a simple hello world program, helloworld.c या helloworld.cpp, और उसमें हम जब अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद include stdio.h या include iostream.h, और उसके बाद we will have a main function, और main function के अंदर inside the parentheses we have a printf statement or cout statement that says hello world. And this is all it takes to print a string onto screen using C++ or C. Mobile device में हमने देखा that things vary according to the operating system that we are using. Still, there are many similarities. For example, for both BlackBerry and Android, we used Eclipse IDE and we used Java Development Kit. Additionally, जहाँ पर हम डिफर किए वो ये था कि फॉर एंड्रॉयड एनवायरनमेंट वी यूज्ड डेवलपमेंट किट्स और टूल्स स्पेसिफिक टू एंड्रॉयड एनवायरनमेंट, और ब्लैकबेरी के केस में हमने वो JDE यूज़ किए जो कि स्पेसिफिक थे ब्लैकबेरी के एनवायरनमेंट से। इन बोथ द केसेस देयर वाज अ सिंगल एंट्री पॉइंट डिफाइंड, देयर इज अ फंक्शन दैट इज एन एंट्री पॉइंट फॉर अस। एंड्रॉयड के केस में दैट वाज ऑन क्रिएट, एक एक्टिविटी के अंदर जो ऑन क्रिएट होगा, वी ओवर रोट दिस, वी ओवर राइट दिस इन ऑर्डर टू परफॉर्म आर फंक्शनैलिटीज। इन केस ऑफ ब्लैकबेरी वी रोट अ मेन फंक्शन जो कि हमारा एंट्री पॉइंट था, और उसके अंदर हमने तमाम अपनी फंक्शनैलिटीज डिफाइन की। देन वी बिकेम अ बिट फैंसी इन केस ऑफ ब्लैकबेरी, जहाँ पर हमने एंड्रॉयड के केस में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग डिफाइन की थी, ब्लैकबेरी के केस में हमने एक डायलॉग बॉक्स भी शो किया। वी ऑल्सो डिस्प्लेड डायलॉग बॉक्स, a text inside the dialog box, and OK button, just to show a bit of the capabilities that a lot of visual actions or visual functions are possible inside BlackBerry and in Android too, but we are just progressing linearly and learning things bit by bit. तो उस सिलसिले में हम अब देखेंगे कि हाउ कैन वी राइट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन इन विंडोज फोन 7। अब विंडोज फोन 7 एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है। एक देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एक्लिप्स IDE या एंड्रॉयड का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है और ब्लैकबेरी का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उनसे हम बिल्कुल एक बिग स्टेप डिफर करते हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि बोथ एंड्रॉयड एंड ब्लैकबेरी आर जावा बेस्ड। दे एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ जावा बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन SDKs और JDE, बट बेसिकली on the root levels they are all Java. They have virtual machine mechanism which is used to execute program, which is used to perform security related actions, which is used to grant privileges to application.
तो जब भी कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है इन दीज टू एनवायरनमेंट्स अ जावा वर्चुअल मशीन इज ब्रॉट अप और उसके अंदर हम एक एप्लीकेशन को रन करते हैं. Windows Phone 7 is a different domain altogether. First of all, we are not Java based anymore. When we are not Java based, we don't have a Java virtual machine model. Instead, for security and application privileges, we used a sandbox model. और sandbox को हम use करते हैं for all these security related functionalities. या हमने applications को अगर कोई rights देने होते हैं तो we go through a sandbox model and we have different kind of sandbox या different kind of privileges set जो कि हम use करते हुए applications को run करते हैं. अब अगर हम Windows Phone 7 में एक Hello World की application लिखना चाहें तो what are the tools that are necessary for doing it? पहले तो हम उसी कुछ steps से चलते हैं and we first set up our environment. हम पहले अपना environment set up करेंगे for Hello World और जब environment हमारा setup हो जाएगा तो फिर हम उसको modify करते हुए अपनी एक Hello World की application लिखेंगे. अगर इसको हम relate करें बाकी दो environment के साथ तो पहले हमने environment setup किया, हमने Eclipse install की, हमने Java Development Kit install की, फिर Android के केस में हमने Android SDK install किया, Eclipse के साथ इंटीग्रेशन के लिए हमने ADT install किया, BlackBerry के केस में हमने JDK और Eclipse install करने के बाद JDE component packs install किए और JDE component for Eclipse install किया. Windows Phone 7 में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो Windows Phone 7 SDK चाहिए होगी. So this is the SDK that will help you code in Windows Phone environment or code for Windows Phone environment. अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि can we use an IDE for this environment too? Because we have seen that IDE brings many benefits to the programmers. Developer के लिए एक IDE में को use करने में बहुत सारे benefits होते हैं. So what is the IDE that is recommended for developing for Windows Phone 7? Windows Phone की programming के लिए the IDE we use is Visual Studio. That is the standard environment that is built by Microsoft for development needs. So हम Windows के केस में Windows Phone 7 के केस में we will be using the same environment और हम इस environment को use करते हुए Visual Studio के environment को use करते हुए अपनी applications को write करेंगे. Other components or development tools that we will be needing for developing for Windows Phone environment would be first of all the emulator. Emulator, as we have come to know, that it's an integral part of any development environment on desktop. Desktop पे जब आप develop कर रहे होते हैं तो desktop environment is different from that of mobile environment. तो अगर आप desktop environment में कोई चीज़ develop करते हैं तो either you will deploy that thing directly to the phone, आप एक real device purchase करेंगे और उस पे आप उसको deploy करके use करेंगे, और या आप उस प्रोग्राम को किसी emulator पे deploy करेंगे. That emulator is usually part of the development tools that comes with the environment. Android का अपने it has its own set of emulator tools. BlackBerry it has its own set of emulator tools, and so has Windows Phone 7. Then we have, if you remember, जब हमने Windows Phone 7 को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हम Windows Phone 7 में डेवलपमेंट करने के लिए दो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं. We can use Silverlight और we can use XNA Game Studio. तो ये दोनों टूल्स यूज़ करते हुए या ये दोनों इन्वायरमेंट यूज़ करते हुए हम Windows Phone 7 के लिए एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं. तो जब आप डेवलपमेंट टूल्स डाउनलोड करेंगे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइट, you will also get a copy of Silverlight 4 tools for Visual Studio, and you will also get XNA Game Studio 4. Both are environment for developing, or both have tools for developing applications for Windows Phone 7. इसके अलावा एक और tools जो कि शायद हम फ्यूचर में जाके कभी देखेंगे, that is Microsoft Expression Blend for Windows Phone. This is another environment, this is another set of tools that can be used
to write applications for Windows Phone 7 environment. एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बिल्ड करने का तरीका वही है जो कि हम एक्लिप्स में देखते आ रहे हैं, या अगर आपने विजुअल स्टूडियो को यूज़ किया हो तो यू गो इनटू द प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड देन इट गिव्स यू अ सेट ऑफ possible projects that can be created using that particular feature. In our case, we will be looking into creating an application using Silverlight. तो जब आप न्यू प्रोजेक्ट को करेंगे तो वहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों ऑप्शंस होंगी, Silverlight की भी होगी और XNA गेम स्टूडियो की भी होगी. तो select Silverlight projects and then on the right hand side it will give you an option of the templates या प्री बिल्ट प्रोजेक्ट स्केलेटन्स जो कि ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी. एट द मोमेंट बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल प्रोजेक्ट, सो वी विल जस्ट पिक अ विंडोज फोन एप्लीकेशन. देयर आर अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर टू, लाइक विंडोज फोन क्लासेस एटसेट्रा, बट वी आर बी ओनली कंसर्न्ड with creating a Windows Phone application, a simple application. So we will select that. Once you are done with selecting the application, and of course you will name it something, in our particular case we named it Hello Phone. So this is the name of our application. तो जब हम इसको फिनिश करेंगे नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, तो we will have a complete project hierarchy visible in Visual Studio environment. अब इस hierarchy में, इस project hierarchy में there are number of different elements. Each element have a prescribed role, and in order to write an application, we will probably have to manipulate many of them. So before we move on with creating this project, let's just quickly go through what are those elements and what are they there for. सबसे पहले इसमें जो important component है, that is app.xaml.cs. पहले तो XAML क्या चीज़ है? XML तो सुना था, what is XAML? XAML is Extensible Application Markup Language. This is a descriptive language that is used to describe your application in Windows Phone 7. And this is the file format that Microsoft has put forth for development of applications in Windows Phone 7. So XAML is just like a markup language, but it's a markup language to describe the application. So app.xaml या app.xaml.cs is the main component of your project or your application. This is just like in BlackBerry we had a main, in Android we have a activity, starting activity या on create का function था. App.xml is the entry point for application in Windows Phone 7 application. तो जब भी आप Windows Phone 7 की application लिखेंगे, so app.xml is the one that will create the application, that will initialize the scope of the application, और application से जितने related resources होंगे वो आप इसके through access कर सकेंगे, and then this is the one that will display the main screen of the application. So this is the one, this application is the entry point of any Windows Phone 7 application. फर्क क्या है दोनों में, app.xml and app.xml.cs में? app.xml is simply the markup language, whereas app.xml.cs is the equivalent code of that markup language. तो जो markup language आप XAML में लिखेंगे, that will be reflected as a code in XAML.cs. The next important component after app.xml is mainpage.xml. Mainpage.xaml is again a markup language, application markup language, to describe how your main screen would look like, how your user interface would look like. So mainpage.xml
आपकी एप्लीकेशन के UI को डिफाइन करता है. Then we have application icon.png. Application icon is the icon that you will see when the application will be installed on the phone. जब ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर इंस्टॉल होगी तो जो आइकॉन आपको नज़र आएगा, this will be this icon. The next element in this your resource folder would be the splash screen. Splash screen is the one कि जब आप एप्लीकेशन को लोड करते हैं तो आपकी जो बिगिनिंग की एक एनिमेशन है या बिगिनिंग की एक जो स्क्रीन है, शुरू में जो एक वो स्क्रीन शो करता है, दैट विल बी योर स्प्लैश स्क्रीन. नाउ स्प्लैश स्क्रीन कैन बी द कंपनी लोगो, splash screen can be the application logo, splash screen can be application name or anything like that. It just gives user a feel that the application is being loaded. In some cases, you can even load the main page of your screen as a splash screen so that user will get a feeling that the application has been, application is loaded very quickly. So this is the purpose of having a splash screen, to give a user a sort of intimation, give a user a sort of feeling that application is being loaded. The application manifest file or app manifest.xaml contains all the information that is required to generate a package for your application. तो आपकी application जब package हो रही होती है तो this is the file that plays a role in it. Then another component in your resource hierarchy is assemblyinfo.cs. assembly info जो है वो आपके एप्लीकेशन का नाम और उसका वर्जन डिफाइन करती है. तो दिस इज वेयर योर एप्लीकेशन नेम एंड वर्जन गोज इनसाइड. तो जो मेटा डाटा एसोसिएटेड है आपकी एप्लीकेशन के नाम के साथ या आपके एप्लीकेशन के वर्जन के साथ, यू राइट दैट इनसाइड दिस वन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज WM application manifest, WM app manifest.xaml. What is this application? First of all, WM stands for Windows Mobile. तो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो सिल्वर लाइट के रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आप विंडोज फोन के लिए जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर सिल्वर लाइट के कुछ रिसोर्सेज हैं तो दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट रिसोर्सेज या सिल्वर लाइट की अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वन गोज इनसाइड WM app manifest. So this is the information that goes inside this one. अब इनको कुछ कंपोनेंट्स को हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं. We will not go into the much detail of each component, but just to give you a feel of how XML and CS are interrelated. I just said कि आपका जो XML फाइल है, that is extensible markup application markup language, वो एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है मार्कअप की तरह की. सो यू डिफाइन टैग्स एंड यू डिफाइन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑन इट. लेकिन वो मार्कअप लैंग्वेज किस तरीके से कोड में कन्वर्ट होती है, दैट वी विल सी इन दिस एग्जांपल. तो उसके लिए हम अपनी मेन फाइल को खोल लेते हैं, दैट इज app.xaml, एंड लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर इनसाइड दैट app.xml फाइल. अब app.xml फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो यू विल सी दैट देयर इज अ टैग डिफाइंड ऑफ एप्लीकेशन रिसोर्सेज. इनसाइड दीज ऑल द रिसोर्सेज दैट एप्लीकेशन विल बी यूजिंग विल गो. तो जब भी आपने कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड रिसोर्स डिफाइन करना है, दैट विल गो इनसाइड दिस बाउंड्री. एंड देन अनदर थिंग टू नोट इज दैट दिस app.xml also defines the events that will happen during the lifetime of the object. तो ऑब्जेक्ट जब या एप्लीकेशन जब लॉन्च होगी तब कौन सा इवेंट फायर होगा, एप्लीकेशन जब क्लोज होगी तब कौन सा इवेंट फायर होगा, जब आइडल होगी तब कौन से इवेंट को हम यूज़ करेंगे, तब कौन सा इवेंट जो है वो लॉन्च करेंगे. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ app.xaml. और उससे रिलेटेड अगर आप कोड देखना चाहें तो the same is being shown on the screen, and you can see that for all the activities or for all the events that can happen during the lifetime of the object are shown on the screen. At the moment they are only stubs. That means they are only functions. उसके अंदर अभी हमने कोड नहीं लिखा हुआ, but they are only there
to show you that okay, these are the objects or these are the events that can happen during the lifetime, और हम इनको modify कर सकते हैं if we want to write our own functionality. तो हम अगर ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन की लॉन्चिंग पे अगर हम कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर हम एप्लीकेशन की क्लोजिंग पे कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो द कोड रिलेटेड टू दोज एक्शंस गोज इनसाइड देयर. Then the next item in our agenda is main page.xaml. और main page चूंकि it's more related to the visual component, ये आपकी appearance को define करता है, ये आपके user interface को define करता है, तो इसलिए screen पे मैं आपको left hand side पे I am showing you the emulator, Windows Phone का emulator किस तरीके से है, और उसके against जो कोड लिखा हुआ है इन XAML फॉर्मेट या मार्कअप फॉर्मेट, वो आपके राइट हैंड साइड पे. तो दिस इज द कोड दैट रिलेट्स टू व्हाटएवर इज बीइंग शोन ऑन द एमुलेटर. और ये वो XML है जिसको हम मॉडिफाई करके अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी इंक्लूड करेंगे. तो अगर UI से रिलेटेड हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो दिस इज द XAML दैट वी विल बी मॉडिफाइंग in order to show our custom made components there. एक चीज जो probably हम मिस कर गए, I missed during the explanation, is what is the file format for creating या कोई एप्लीकेशन जो कि हम Windows Phone 7 के लिए क्रिएट करते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है. जिस तरह अगर आप जावा में प्रोग्राम राइट करें तो आपको एक्सटेंशन जार मिलती है, अगर आप एंड्रॉयड के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट करें तो आप .dex के साथ काम कर रहे होते हैं या .apk के साथ काम कर रहे होते हैं. व्हाट इज द एक्सटेंशन फॉर एप्लीकेशंस दैट आर गोइंग टू रन ऑन विंडोज फोन 7. विंडोज फोन 7 के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं उनकी एक्सटेंशन जैप होती है, XAP. एंड दिस नेम के जैप फाइल का नाम क्या होगा, along with other information such as प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट की नेम स्पेस क्या होगी, ये सब आपकी WM manifest.xaml का पार्ट होती है. एंड यू कैन एडिट ऑल ऑफ इट इन द प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो आप जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर नजर आएगी, एंड यू कैन एडिट ऑल ऑफ इट इन ऑर्डर टू राइट द वैल्यूज दैट सूट यू मोस्ट. आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ और रख रहे हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, या आप नेम स्पेस चेंज करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन द प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन. नाउ दैट यू हैव अ स्केलेटन एप्लीकेशन, आपका एक स्केलेटन क्रिएट हो गया, यू हैव अ स्केलेटन वैल्यूज फॉर ऑल द एमुलेटर एंड द एप्लीकेशन लॉजिक टू. द नेक्स्ट थिंग वुड बी टू कंपाइल द प्रोग्राम. तो जब हम कंपाइल करना शुरू करेंगे प्रोग्राम को, तो सबसे पहली चीज़ जो कंपाइलेशन या आपका कंपाइलर देखेगा वो ये देखेगा कि आपकी एप्लीकेशन .manifest जो एग्जिस्ट करती है वो उसकी शराइत पूरी होती हैं या नहीं होती. एंड देन व्हेन इट फाइंड्स दैट एप्लीकेशन manifest इज इन प्लेस एंड इज प्रॉपर, देन इट विल मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ zap पैकेज. Zap पैकेज जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल पैकेज है ऑन टारगेट प्लेटफॉर्म, इट विल इंक्लूड all the resources that we have seen, yeah, all the components that we have seen in the project folder. So project folder के अंदर जो आपकी application का code है, in our case it's hellophone.dll, that will go inside that Zap package. Application का icon, splash screen, manifest, all these will go inside the package and will make the complete Zap package. The compiler will compile everything and put it into a Zap package. In this process, अगर वो कोई error incur करता है, तो it will stop it and flash you an error. Otherwise, at the end, it will say build successful, these many errors, these many warnings. In our case, build was successful and there was 0 error and 0 warning. जब compile हो गया आपका program, the next step would be to actually see how the application would look like on the screen. इसके लिए before running the program, you have to make sure that
the settings for running the program is the emulator. So we go into the settings of Windows Phone, जहाँ पर वो ऊपर Windows Phone target device शो हुई हुई है in Visual Studio environment. वहाँ पर Windows Phone 7 अगर डिवाइस सेलेक्ट हुई हुई है तो we will make it Windows Phone 7 emulator. Then we will run the program and this is what we will see on our screen. पहले आपके पास एक फ्लैश स्क्रीन आएगी जिसमें it will tell you that the OS is booting and the emulator is coming up, and then it will show you the sample application that you have created inside an emulator. As you can see that at this moment we have just run the skeleton project. हमने सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को जो हमने create new और उसके different processes के थ्रू गुजरते हुए create किया था उसी को हमने स्क्रीन पर शो करवा दिया. We have not changed anything inside it. तो एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसे ही एमुलेटर पे शो हो रहा है. दैट इज हमारा जो मेन पेज में जो मेन पेज है वो पेज नेम के साथ शो हो रहा है, एंड देन द एप्लीकेशन नेम इज माय एप्लीकेशन. बट आवर टारगेट वाज टू शो अ हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. हमारा टारगेट जो था वो ये था कि हेलो वर्ल्ड को हम स्क्रीन पर शो करवाएं. तो अब इस स्केलेटन प्रोजेक्ट से हाउ डू वी मूव टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन. अभी जब हम डिफरेंट रिसोर्सेस देख रहे थे प्रोजेक्ट के तो हमने कहा था कि हमारा जो मेन पेज है दैट इज डिफाइंड इनसाइड मेन पेज डॉट XAML. तो इफ वी वांट टू चेंज समथिंग इनसाइड दिस आर एप्लीकेशन, हम कोई अपना कस्टम टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं जहाँ पर पेज नेम नज़र आ रहा है वहाँ पर इफ़ यू वांट टू शो हेलो वर्ल्ड या कोई और कस्टम टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे तो द फाइल दैट वी विल एडिट इज मेन पेज डॉट XAML. अब मेन पेज XAML को कहाँ से एडिट करेंगे. पहली चीज़ तो ये है कि वी विल फाइंड द tag that says layout root. Layout is the one that creates a view for us on the screen. तो हमारी जो स्क्रीन का लेआउट है कि किस जगह पर कौन सी चीज अपीयर होगी that is described inside the layout. And in Windows Phone 7 XAML the tag or the keyword is layout root. लेआउट रूट जो है वो हम उसको डिस्प्ले करवाने के लिए वी आर यूजिंग द कॉन्स्ट्रक्ट दैट इज कॉल्ड ग्रिड. ग्रिड एक डिस्प्लेएबल एरिया डिफाइन करता है बेस्ड अपॉन रोज एंड कॉलम्स, और इसके अंदर यू कैन डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो हम उसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो लेआउट रूट के अंदर वी विल एडिट दिस. जहाँ पर हमारा ग्रिड नेम लेआउट रूट लिखा हुआ है उसको हम एडिट करेंगे और उसके अंदर वी विल स्टार्ट राइटिंग आवर कस्टम कोड. सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर चेंज करेंगे दैट इज दैट वी विल क्रिएट वन मोर रो, एंड द वे टू क्रिएट अनदर रो इज दैट वी विल इंसर्ट दिस लाइन इनसाइड the grid that is named layout root. उसके अंदर हम एक और लाइन ऐड करेंगे और उसको हम नाम देंगे रो डेफिनेशन, और उसकी हम हाइट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे एज ऑटो. सो हमने एक नई लाइन ऐड कर दी एंड उसकी हमने हाइट जो है वो ऑटो पे डिस्क्राइब कर दी. सो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट वी हैव डन, और इस चेंज के साथ हमारे लेआउट में एक और लाइन ऐड हो जाएगी. दूसरी चीज जो हम इस मेन पेज डॉट XML में चेंज करेंगे इज दैट वी विल फाइंड एलिमेंट दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट ब्लॉक. टेक्स्ट ब्लॉक्स जो कि हम मॉडिफाई करेंगे दीज विल बी डिफाइनिंग द एप्लीकेशन टाइटल एंड मेन पेज टाइटल. तो आपका एप्लीकेशन का टाइटल क्या होगा और आपके मेन पेज का टाइटल क्या होगा दैट इज डिस्क्राइब्ड देयर. And to make these changes, where we have to look inside main page.xaml
और उसके अंदर वी विल हैव टू फाइंड द एलिमेंट दैट इज कॉल्ड स्टैक पैनल और टाइटल पैनल। ये आप मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक स्टैक पैनल का टैग मिलेगा या टाइटल पैनल का टैग मिलेगा, और उसके अंदर जो टेक्स्ट ब्लॉक्स है, one of the text block will be saying application title and the second text block will be saying the page title. हम इसमें से जो application title का जो text block है उसको हम change करके Windows Phone 7 application कर देंगे, और जो हमारा जो page title है उसको हम change करके Hello Phone कर देंगे. So that will be representing what is the name of the application and the name of the page itself. Now that we have made this basic changes, that now we have a page which will be representing the application, हमने उसको एक नाम दे दिया, and we have shown our own custom text. Let's go a bit fancy on what we can do with the Windows application environment or application development environment. And what I will try to do is create a text box and a click me button. तो in addition to other things, जो कि हमने text display कर दिया, हमने application का title display कर दिया, हम थोड़ा सा इस चीज़ को extend करेंगे, और I will try to show a text box on the screen, और उसके साथ मैं एक click me या click me type का बटन ऐड करने की कोशिश करूँगा. Again, the file that we will be modifying would be mainpage.xml, और हम इसको ऐड इस तरीके से करेंगे that you will be adding the code that is written in bold and I'm showing you on the screen. तो आप इस कोड को inside grid layout root, जो हमारे पास एक defined है element layout root के नाम से, उसके अंदर this code will go. And once you are done adding this code inside that inside your XAML file, then you will, if you see your application, it will look something like this. कि हमारे पास एक हेलो फोन नाम की एक एप्लीकेशन पर डिस्प्ले हो रही होगी, उसके नीचे एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स होगा और साथ ही एक क्लिक मी का बटन होगा. Now that we have described the visual elements, हमारे पास टाइटल भी आ गया, हमारे पास एप्लीकेशन का नाम भी आ गया, हमारे पास इनपुट बॉक्स भी आ गया, और उसके साथ एक क्लिक मी का बटन भी आ गया. तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज टू डिस्क्राइब कि जब इस क्लिक मी बटन या जो बटन डिफाइन हुआ है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा. फॉर डूइंग दैट, राइट क्लिक ऑन द क्लिक मी बटन, और उसके साथ आपकी एक प्रॉपर्टीज की पेन खुल जाएगी. इन प्रॉपर्टीज pane you will describe that when you will click this application or click this button, what procedure or what function would be called. In XML form, this is how it will look like. That an application will assign a name to that button, and it will say that what will happen or what function will get called when this button will be clicked. और आप उसका कोड जब देखोगे तो इट विल लुक सिमिलर टू व्हाट इज शोन ऑन द स्क्रीन. आपको स्क्रीन पे मैं उसका C# में जो इक्विवेलेंट कोड है वो दिखा रहा हूँ, दैट व्हेन दिस फंक्शन और व्हेन दिस बटन विल बी क्लिक्ड, अ फंक्शन विल बी कॉल्ड, और उस फंक्शन के अंदर क्या स्केलेटन लिखा हुआ होगा. इनिशियली दिस स्केलेटन विल बी एम्प्टी and you will add the lines that are in bold to that application. अच्छा, अब लास्ट 2-3 स्लाइड्स मैंने आपको सिर्फ कोड दिखाया है. I didn't explain it to you that what it is doing. The reason behind this was that I wanted you to see it yourself, that once this code is added, how your interface will change and how the functionalities are presented in the emulator. तो अब जब हमने XML में चीज़ें ऐड कर ली, हमने क्लिक मी जो हमारा बटन था उसके साथ एक प्रोसीजर असाइन कर दिया, उस प्रोसीजर का जो स्केलेटन था उसमें हमने कोड भी ऐड कर दिया. तो हाउ वुड इट लुक लाइक? ऑन द राइट साइड आई एम शोइंग यू
the initial state of the emulator. On the very top I have the application name hello phone, और उसके नीचे जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट था जिसमें मैं इनपुट ले सकता हूं, वहां पे आई टाइप इन हेलो वर्ल्ड एंड देन आई clicked on click me. What happened is that text that I have written in that text box appears right under the text box now. तो उस text box में मैंने लिखा था hello Windows Phone and then I pressed click me, और that hello Windows Phone text is now appearing just under the text box. And this is all that code was doing that I have shown you on the screen. तो on click me का जो बटन था उसके साथ जो प्रोसीजर एसोसिएटेड था that we called click me button underscore click, कि जब उस बटन पे क्लिक हो तो what will happen, the code is essentially doing is कि वो जो टेक्स्ट उस टेक्स्ट फील्ड में लिखा हुआ है उसको पिक करता है और उसको स्क्रीन पर एज इट इज दिखा देता है अंडर द टेक्स्ट बॉक्स. सो दिस इज अ जनरल procedure to create an application for Windows Phone 7. इसमें हमने सबसे पहले एक environment create किया for writing Windows Phone 7 applications जो कि consist करता था Silverlight और Visual Studio पे. तो हमने Visual Studio और Silverlight को यूज़ करते हुए एक environment create किया और उसके साथ एक skeleton code generate किया. उस skeleton application को हमने बाद में मॉडिफाई किया इन ऑर्डर टू मेक इट डू व्हाट वी वांटेड इट टू डू. हमारा गोल क्या था? हमारा गोल ये था कि हम एट द एंड एक स्ट्रिंग शो कर सकें स्क्रीन पर हेलो फोन या हेलो वर्ल्ड के नाम की, जस्ट टू सी दैट ओके आवर एप्लीकेशन इज रनिंग. तो हमने स्केलेटन कोड को डायसेक्ट किया, देखा कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और चूंकि हमारा ज़्यादा काम रिलेटेड था विजुअल अपीयरेंस के साथ तो हमने मेन पेज डॉट एक्सएमएल को मॉडिफाई किया. उसमें हमने पेज टाइटल को चेंज किया, उसमें हमने एप्लीकेशन टाइटल को चेंज किया, एंड आइडियली दैट वाज अनफ टू सी आवर एप्लीकेशन सेइंग हेलो वर्ल्ड या हेलो फोन. लेकिन क्योंकि हम विंडोज़ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं एंड विंडोज़ एनवायरनमेंट इज़ नोन फॉर इट्स GUI एंड एवरीथिंग, तो हमने उसको थोड़ा सा और फैंसी करने की कोशिश की एंड वी एडेड अ टेक्स्ट बॉक्स इनसाइड इट. हमने एक क्लिकेबल बटन भी ऐड कर दिया जिसको हमने नाम दिया क्लिक मी का, और जब उसको हम क्लिक करते थे तो उसके साथ हमने एक फंक्शन एसोसिएट कर दिया. दैट फंक्शन ऑल इट डिड वाज इट पिक्ड अप द टेक्स्ट वैल्यू दैट इज इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स और उसको उसने नीचे डिस्प्ले कर दिया. लेकिन that was just the fancier part. If you want to just try that your application without any fancy, just change the main page.xml और उसके अंदर जहाँ पर पेज टाइटल है और जहाँ पर एप्लीकेशन टाइटल है, if you change these two names, उनके टेक्स्ट ब्लॉक्स के अगेंस्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं आप उनको अगर चेंज कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन में वो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी. एंड दैट इज ऑल इट इज रिक्वायर्ड टू शो अ हेलो वर्ल्ड या हेलो फोन अगर आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड अ क्रैश कोर्स इनटू राइटिंग अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन इन विंडोज फोन 7. इस एग्जांपल की कंक्लूजन के साथ नाउ वी नो हाउ टू सेट अप एनवायरनमेंट एंड हाउ टू राइट हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशंस फॉर 3 different environments. These environments include Android environment, BlackBerry environment and Windows Phone 7. अब जबकि हमने देख लिया that how we can write applications for different environments, let us get back to the Android platform and see that how we can extend this Hello World application. हमने ये तो देख लिया कि Hello World किस तरीके से लिखते हैं. Now let's see कि हम एंड्रॉयड के एनवायरनमेंट में और किस तरह की एप्लीकेशन लिख सकते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फाइल्स दैट वी विल बी मैनिपुलेटिंग. अगर विंडोज़ फोन 7 की एग्जांपल मैं थोड़ी सी कंटिन्यू करूं तो जहां पर
in this example we have seen कि main page.xml को किस तरीके से modify किया जा सकता है and how would that reflect on the emulator. तो उसके अलावा there is number of files that exist in Windows Phone 7 project folder. उसमें एक थी application manifest.xaml. What is the purpose of that and how can we manipulate that? Fortunately for us, in Android environment there is another file with the same name, application manifest.xml. तो हम Android के environment में रहते हुए देखेंगे कि what constitutes application manifest.xml और उसको हम किस तरीके से modify करते हैं. फ़र्क दोनों में काफ़ी ज़्यादा है. नाम से भी जैसे कि obvious है कि एक साइड पे we are talking about extensible markup language application manifest.xml जो कि Android का environment है, and on the second side we are talking about extensible application markup language जो कि Windows Phone 7 में है, app manifest.xaml. तो अभी हम वापस Android की साइड पे चलते हैं and we see that what is the role of this application manifest file, what things that it describes और ये हमें एप्लीकेशन को राइट करने में किस तरीके से मदद करती है. एप्लीकेशन मैनिफेस्ट को मैनेज करने से पहले या एप्लीकेशन मैनिफेस्ट को हैंडल करने से पहले लेट्स फर्स्ट रिविजिट व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इन एंड्रॉयड एनवायरनमेंट. या एंड्रॉयड के एनवायरनमेंट में हम किस तरह की एप्लीकेशंस लिख सकते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस दैट कैन बी रिटन इन एंड्रॉयड एनवायरनमेंट. पहली दो तो बहुत सिंपल है, दैट आर फोरग्राउंड एप्लीकेशंस एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशंस. यानी कि वो एप्लीकेशंस जो कि अपना लाइफ टाइम ज़्यादा फोरग्राउंड में गुजारती हैं. फॉर एग्जांपल गेम्स हो गई आपकी, दीज आर द, और या वेब ब्राउज़र हो गया, दीज आर द एप्लीकेशंस दैट आर वर्किंग इन द फोरग्राउंड. और दूसरी टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वो है जो कि ज़्यादातर बैकग्राउंड में रन करती हैं. फॉर एग्जांपल आपका कॉल रिसीवर हो गया, आपका SMS रिसीवर हो गया. दीज आर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस दैट आर ऑलवेज रनिंग इन द बैकग्राउंड. एक थर्ड टाइप एप्लीकेशंस की है विच इज़ इंटरमिटेंट एप्लीकेशंस, और ये वो एप्लीकेशंस है विच आर हाइब्रिड बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन. इनकी एग्जांपल इस तरह की हो सकती है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि यूज़र इंटरेक्शन भी रिक्वायर करती है और लेकिन चल बैकग्राउंड में रही है. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऐसी एप्लीकेशन लिखी है जो कि व्हेन एवर अ न्यू SMS कम्स इन उसको पिक करती है एंड देन इट आस्क यू टू राइट अ रिप्लाई फॉर इट. तो ये वो एप्लीकेशन है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो बैकग्राउंड में रन कर रही होगी एंड इट विल बी लिसनिंग फॉर इनकमिंग SMS. लेकिन जो ही SMS आएगा तो इट विल शो यू अ डायलॉग बॉक्स एंड आस्किंग यू टू राइट अ रिप्लाई फॉर दैट. So this is a hybrid application that exists in between. चौथी type of application is widget application. Widgets are special kind of applications that are appearing on your home screen. Home screen अगर आपको याद हो तो it's the screen that comes up जब आपका फ़ोन बूट होता है. तो जब आप Android से बूट करते हैं, आप Android की डिवाइस को बूट करते हैं, तो the first screen that comes in after the booting procedure is completed, that is your home screen. उस home screen पे you can put a number of different applications there, like weather application, like SMS receiver application. So these are kind of applications that are widgets. Weather application की अगर हम बात करें तो weather application में it automatically updates itself according to the weather outside. So this is a type of widget application that is usually found on the home screen of certain phones. ये तो हो गई different type of applications. अब कुछ बात हो जाए कि what are the different components that goes inside these applications. What are the different type of components that make up these applications. उसमें एक कंपोनेंट तो हमने अभी एग्जांपल में भी देखा, दैट इज एक्टिविटी और एक्टिविटीज.
This is the basic building block of your application, and this defines the interaction with the user. This defines the entry point into the program. This is the component that performs some action on the behalf of the user. इसके अलावा in any Android application you will find components like services. Services are components that are running in the background. ये वो component है which runs in the background and do some useful work on the behalf of the user. Then we have content providers. Content providers are the data stores. So these are the components that will provide you access to the data store. तो जो अगर आपके प्रोग्राम को कुछ डाटा को एक्सेस करने की ज़रूरत है तो it will go through the content providers. Then the next component that you will usually find in any Android application is intents. Intents is a way of sharing information between different applications. तो हर applications जहाँ अपनी एक isolated environment में रन कर रही है, उसने अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो इट विल डू सो बाय यूजिंग इंटेंट. जब आप एक इंटेंट फायर करते हैं तो ऑन द अदर साइड देयर शुड बी समवन और सम कंपोनेंट दैट शुड कैच दिस इंटेंट, एंड दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर. तो जब भी इंटेंट के थ्रू आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो broadcast receivers are the one that will receive this information. In addition to this, we have widget components. Widget components are a special type of broadcast receiver that will allow you to write interactive applications. जिस तरह मैंने वो weather की application की example दी है, that weather application is an interactive application that continuously receives update from a server and shows that on the screen. User can also modify or check weather on different cities, check weather of different dates. तो इसलिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर एप्लीकेशन है जो कि तमाम नोटिफिकेशंस रिसीव करती है, एंड देन इट यूज दोज नोटिफिकेशंस टू डिस्प्ले एन इंटरैक्टिव और डिस्प्ले इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशन टू द एंड यूजर. एंड देन the last component that you will be seeing in any Android application is notifications. Notification is a kind of event that will let user's application receive information without stealing the focus. तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, you can continue, if your application is processing some information, it can continue doing so while receiving notification. It wouldn't stop the overall processing of the application, and yet the information will be delivered. For example, when you receive a message or receive an incoming call, the phone will flash a light or show you a message or make a sound. This is all done through notification mechanism. That user is notified of an incoming call or incoming SMS through this mechanism so that the other processing that is going on inside the phone wouldn't affect. तो ये 7 mechanism हैं, ये 7 elements हैं, ये 7 components हैं that you will usually find in any Android application. And you will find the same components inside your application.manifest file. It is application manifest.xml file, sorry. हर component जो कि आपकी application के अंदर होगा, it will be used as is inside the application manifest.xml. So activity is one element which goes inside your application, and same activity will be defined inside application manifest.xml. Broadcast receiver is one element inside your application. Equivalently, आप उस application की जो application manifest.xml फाइल होगी उसमें भी broadcast receiver का एक
टैग होगा. सो ऑल दीज कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट इनमें से आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज होगा, द सेम कंपोनेंट्स विल बी represented inside the application manifest.xml file, and these two will correlate. उसी तरीके से जिस तरीके से आप अगर Windows Phone 7 में देख रहे थे, तो there was an app.xaml file. This was the file that defines the entry point into the application. लेकिन उस app.xaml के साथ एक related फाइल थी, that is app.xaml.cs, which has all the code that is described inside app.xaml. Similarly, यहाँ पर उस तरीके की 1-to-1 मैपिंग तो नहीं है कि ये एक टैग है और उसके अगेंस्ट एक कोड है, बट app manifest.xml in Android plays almost the same role. That is, अगर कोड में कोई एलिमेंट डिस्क्राइब है तो उसके अगेंस्ट उसका एक टैग जो है वो app manifest.xml में भी डिफाइन होगा. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि app manifest.xml में डिस्क्राइब होती है, that is the permissions. That is what is application is allowed to do. And this is a very important component of app manifest.xml. अगर आप लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज करना चाह रहे हैं तो दिस इज द परमिशन दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन देयर. अगर आप इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज यूज करना चाह रहे हैं तो दिस इज अगेन विल बी मेंशन्ड इन app manifest.xml, so that when the application will run, app manifest.xml will be checked, and if the permission is there, then the operation will be allowed, otherwise it will be denied. तो अब जबकि हमारी एप्लीकेशन को हेलो वर्ल्ड कहना आ गया, वी राइट एन एप्लीकेशन एंड इट सेज हेलो वर्ल्ड, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो किस जगह पर इस वक्त लोकेटेड है. एंड हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन डू दैट यूजिंग GPS असिस्टेड सर्विसेज या GPS से रिलेटेड सर्विसेज जो है, हम उनको यूज करते हुए एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो कि हमें हमारी करंट लोकेशन बताएगी. इस चीज को हम टैकल करेंगे आफ्टर यू पीपल हैव गॉन कंफर्टेबल विद द हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट आफ्टर टुडेज सेशन प्लीज डू ओपन अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और उस पे रिस्पेक्टिवली इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसको सेट कीजिए, राइट अ हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन and be comfortable with the emulators, with the development environments, with the IDE, so that when we go into writing more complex applications, you would know that what is happening and what needs to be changed in order to achieve what we are trying to achieve. For example, अगर हमने Android में अगर हमने layout define करना है तो where we should go, और अगर हमने Windows 7 में लेआउट डिफाइन करना है या Windows 7 में कोई स्ट्रिंग शो करवानी है तो where we should go. And once you are comfortable with that, in our subsequent session we will try writing more complex applications, including the applications that are making use of GPS. Till then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.